नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई शिवनंदन आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हिंदी की क्लास चल रही थी। हिंदी की क्लास में आज हम आपको, कल हमने वाक्यों के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको वाक्यों में जो विराम चिन्ह होते हैं, वाक्यों के बाद में बीच में जो विराम चिन्ह होते हैं उनके बारे में बताएंगे, विराम चिन्हों के बारे में। तो देखते हैं आज के सुविचार क्या हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे सफलता का कुछ ना कुछ राज अवश्य होता है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे सफलता का कुछ ना कुछ राज अवश्य होता है। तो आपको भी सफलता, जब सफल हो गया आपको भी जाना है, तो आपको भी कुछ ना कुछ सफलता का अपना राज अवश्य बताना है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह, ठीक है। तो विराम चिन्हों को क्या आवश्यकता पड़ी, हिंदी में विराम चिन्हों की क्या आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी आवश्यकता देखते हैं क्या पड़ी कि यदि जो भाषा को, हमें अपनी भाषा को यदि भावपूर्ण अर्थपूर्ण बनाना है तो हमें क्या विराम चिन्हों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, ठीक है। देखो, विराम चिन्हों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, रुकना या ठहराव। ठीक है, विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, रुकना या ठहराव। ठीक है, किस में ठहराव, हमारे बोलने में, यानी वाक्यों में या फिर भाषा में रुकना या ठहराव। तो विराम चिन्ह का जो अर्थ है वो क्या है, विराम चिन्ह का जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ रुकना या ठहरना या ठहराव। किसके अंतर्गत होगा, वाक्यों के या भाषा के अंतर्गत रुकना या ठहराव। ठीक है, तो रुकना या ठहराव को ही हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। यदि हमें अपनी भाषा को भावपूर्ण अर्थपूर्ण बनाना है तो हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना पड़ेगा। यदि हम विराम चिन्हों का उपयोग नहीं करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, गाड़ी रोको मत जाने दो। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो वाक्य है, गाड़ी रोको मत जाने दो। क्या समझ में आता है इससे हमको, इसमें कोई विराम चिन्ह लग रहा है, नहीं। तो अगर इससे दो वाक्य जो दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, यदि हम विराम चिन्ह को, यदि गाड़ी रोको, यानी अगर हम, ये वाक्य हमारा गाड़ी रोको मत जाने दो। ठीक है, तो इससे देखते हो कैसे विराम चिन्हों का कैसे उपयोग करते हैं, गाड़ी रोको मत जाने दो। अगर हम अल्प विराम जो होता है हमारा, अगर यहाँ लगा देते हैं तो इसका मतलब हुआ गाड़ी रोको मत जाने दो, यानी गाड़ी को रोक लो। कोई आदेश कर रहा है कि गाड़ी रोक लो मत जाने दो। यदि हम इसी वाक्य में गाड़ी रोको मत, यहाँ पे अगर दिल लगा दें अल्प विराम, तो क्या हो जाएगा, गाड़ी रोको मत, यानी गाड़ी को रोको मत जाने दो। यहाँ पे गाड़ी रोकी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी को रोकी जा रही है। ठीक है, और इस वाक्य में क्या है, रोकी नहीं जा रही है, यानी गाड़ी रोकी नहीं जा रही है। ठीक है, तो विराम चिन्हों का कितना बड़ा खेल है। देखिए, यदि वाक्य वही है, शब्द वही है, केवल क्या है, विराम चिन्हों का अदल बदल है, विराम चिन्हों का फेर है बस। यदि विराम चिन्ह अल्प विराम जो है यदि यहाँ लगा दिया तो गाड़ी को रोक लिया गया। ठीक है, विराम जो वाक्य है उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। यदि विराम चिन्ह यहाँ लगा दिया, मत के बाद लगा दिया, तो जो वाक्य का जो अर्थ है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है गाड़ी को रोका जा रहा है, यहाँ पे गाड़ी को रोका नहीं जा रहा है, यानी गाड़ी को नहीं रोका जा रहा है। ठीक है, तो विराम चिन्ह का कितना खेल है, अपने आप में बहुत जो रखता है वो क्या है, विराम चिन्ह रखते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार होते हैं विराम चिन्हों के। जो सबसे पहला विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे क्या है, विराम चिन्ह, वो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है,
दूसरा क्या है, दूसरा है अर्धविराम। इसका चिन्ह कैसे है, ऐसे करके, ठीक है। तीसरा है अल्पविराम, अल्पविराम ये है, ठीक है। चौथा क्या है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। इसे कैसे लिखते हैं। पांचवा क्या है, विस्मयादि वाचक विराम चिन्ह। ये कैसे होता है, ऐसे होता है इसका चिन्ह, ठीक है। छठा क्या है, उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। ये कैसे होते हैं, दो चिन्ह होते हैं ये, ठीक है। अगला क्या है, योजक चिन्ह। आठवां कौन सा होता है, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ठीक है। ये भी थोड़ा इससे योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ठीक है। नमा क्या होता है, कोष्ठक, कोष्ठक चिन्ह। ये कोष्ठक कैसे होते हैं, बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक, ठीक है। एक और है हंसपद, हंसपद यानी त्रुटि बोधक। इसे दूसरा नाम क्या है, त्रुटि बोधक। इसे कैसे करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, रेखांकन, रेखांकन चिन्ह। इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। जो 12वां है वो क्या है, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। ये कैसा होता है, एक और 13वां यहाँ लिख लेते हैं, लोप सूचक चिन्ह, ठीक है। लोप सूचक, ये दो प्रकार से बनता है। लोप सूचक चिन्ह कितने प्रकार से बनता है, दो प्रकार से, या तो ऐसे करके डॉट डॉट या फिर ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो ये कितने 13 चिन्ह हैं, 13 विराम चिन्ह हैं, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, ठीक है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा, सबसे पुराने प्राचीन समय से पूर्ण विराम का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो जो वाक्य को जो अंत हो जाता है, ठीक है, वाक्य का अंत हो जाता है, वाक्य समाप्ति हो जाती है, तो वहाँ पर हमें काफ़ी देर रोकना पड़ता है, सबसे अधिक देर रोकना पड़ता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह लगता है वहाँ पर। वाक्य में कोई भी अब आगे के शब्द कहने को नहीं रह गए, यानी वाक्य हमारा समाप्त हो गया, वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। तो पूर्ण विराम के जो इंग्लिश में जो केवल पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सब जो चिन्ह हैं वो इंग्लिश के चिन्ह हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप के रूप में लिखा जाता है, फुल स्टॉप। इसका जो चिन्ह बनता है वो कैसे बनता है, डॉट, ठीक है, फुल स्टॉप। ये किस में यूज होता है, इंग्लिश में। केवल इन्हीं दोनों में फर्क है, बाकी सभी जो चिन्ह हैं वो इंग्लिश में भी सेम टू सेम यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पूर्ण विराम का वाक्य देखते हैं, उदाहरण कि जैसे राम घर पहुंच गया, ठीक है, पूर्ण विराम, राम घर पहुंच गया, वाक्य समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत से वाक्य हैं जैसे, और इनका सबसे अधिक यूज जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, जैसे वाक्य समाप्त हो गया, भाषा में पूरी कहानी समाप्त हो गई, फिर भी विराम चिन्ह का ही उपयोग होगा, ठीक है। और जो हमारे जो छंद हैं, चौपाई हैं, दोहा हैं, सोठा हैं आदि, सभी के अंत में
विराम चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह के बारे में आप पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दूसरा जो चिन्ह क्या है, अर्धविराम। दूसरा क्या है, अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह कहाँ होता है, यूज दो वाक्यों को जोड़ने में। दो वाक्यों को जोड़ने में यदि हम योजक चिन्ह का, जो योजक शब्द होती हैं जैसे और, ताकि, इसलिए, कि, ठीक है, इनका यूज ना करें तो हम किसका यूज, किसका यूज होता है, अर्धविराम का चिन्ह का यूज होता है। जैसे देखते हैं, जैसे क्या होता है, BA, जैसे हमने लिखा BA, और फिर यदि इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे, BA BEd। BA BEd अगर यदि हमें एक साथ लिखना है तो किसका, अर्धविराम का बीच में चिन्ह आएगा। ठीक है, MA MEd, ये इसका यूज, इसमें अर्धविराम का यूज होगा। और यदि मैंने बताया कि दो वाक्यों को जोड़ने में किसका यूज होता है, अर्धविराम का यूज होता है। ठीक है, तो यदि हम योजक जो शब्द होते हैं जैसे और, ताकि, इनका यूज ना करें तो हम किसका यूज करेंगे, अर्धविराम का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे वाक्य ले लेते हैं, राम ने रावण को मारा। ठीक है, कि वह, यदि क्योंकि नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे, कि वह, मतलब राम ने रावण को मारा, वह राक्षस था। ठीक है, यहाँ का किसका यूज हुआ, अर्धविराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है अल्पविराम। तीसरा क्या है, अल्पविराम। अल्पविराम का जो चिन्ह क्या होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, अल्पविराम का चिन्ह का जो उपयोग होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अनेक नाम हमें लिखने हैं, अनेक नामों को जैसे लिखना है, जैसे राम, मोहन, सीता और गीता घर गए। ठीक है, तो राम के बाद यदि दूसरा नाम आएगा, ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसके बाद क्या आएगा, अल्पविराम आएगा। थोड़ी देर हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर हमें रुकना पड़ेगा। राम, मोहन, सीता और गीता घर गए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो अल्पविराम का उपयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, जैसे हमें कई नाम बोलने हैं, जैसे गंगा, यमुना, इनके बीच में भी क्या आएगा, अल्पविराम आएगा। ठीक है, अल्पविराम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती और कावेरी आदि लंबी नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, अल्पविराम का उपयोग करेंगे। चौथा क्या है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। चौथा क्या है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। इसका जो सिंबल होता है यानी प्रतीक होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का कल भी बताया था कि जिन वाक्यों में प्रश्न उठता है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, उनमें किस चिन्ह का यूज होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं कि राम ने, यानी और कोई नाम ले लेते हैं, राम बहुत बार ले लिया। ठीक है, तो लेते हैं कि गीता पढ़ाई क्यों कर रही है, तो इसके अंत में क्या आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, गीता पढ़ाई क्यों कर रही है। ठीक है, तो गीता पढ़ाई क्यों कर रही है, इसके अंत में क्या आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। केवल विराम चिन्ह को छोड़ करके, केवल पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ करके यदि जो वाक्य होते हैं जैसे जिनमें क्यों, क्या आदि आते हैं, उनके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे और वाक्य देख लेते हैं, मोहन
खाना क्यों खा रहा है? बताइए जी कि मोहन खाना क्यों खा रहा है। ठीक है, तो मोहन खाना क्यों खा रहा है, इनके बाद में क्या चिन्ह आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। ये थे प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में। अब जो पांचवा है वो कौन सा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। इसका जो प्रतीक होता है वो कैसा होता है? ऐसे होता है। ठीक है, जो विभिन्न जैसे हमारे मनोभाव में उत्पन्न होते हैं, मन में जो उत्पन्न होते हैं, जैसे अरे, हाय, आहा, ये सब, इनके सब के बाद में कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। ठीक है, जैसे अरे यह क्या हो गया, अरे भूकंप आ गया। ठीक है, एक साथ आश्चर्य होना, वहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज होता है। ठीक है, तो जैसे अरे भूकंप आ गया, एक साथ आश्चर्य सा हो गया, भूकंप आ गया। अरे भूकंप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह उपयोग में आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाय। दूसरा क्या है? हाय वह व्यर्थ में मारा गया। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, हाय वह तो व्यर्थ में मारा गया। ठीक है, तो ये इन सभी शब्दों के अंत में क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, छठा कौन सा है? छठा कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसका जो प्रतीक होता है वो कैसा होता है? दो प्रतीक होते हैं इसके, एक तो ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, किसी विशिष्ट बात को कहना, ठीक है, वो किस में? उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं उस बात के लिए। जैसे तुलसीदास ने तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। तो जो विशिष्ट शब्द है क्या है? रामचरितमानस है। उसे हम किसमें? उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया। ठीक है, हमें मालूम हो रहा है कि रामचरितमानस, हम डायरेक्ट से देख लेंगे कि रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। तो जो मुख्य बात होती है उसे हम उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा वाक्य देखते हैं। मोहन ने कहा कि श्याम पढ़ रहा है। ठीक है, यहां भी क्या है? उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, डबल वाला। ठीक है, मोहन ने कहा कि श्याम पढ़ रहा है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में जो विशिष्ट बात होती है उसे हम उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? सातवां योजक चिन्ह, योजक विराम चिन्ह। सातवां क्या है? योजक विराम चिन्ह। योजक विराम चिन्ह का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, तो योजक विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जैसे दो शब्द लिए, जैसे पाप पुण्य। कौन सा विराम चिन्ह जो है वो क्या होगा? पाप पुण्य। ठीक है, कौन सा विराम चिन्ह होगा? योजक विराम चिन्ह होगा। ठीक है, दिन रात। अब यहाँ पे दिन और रात बोलेंगे नहीं, किसका यूज करेंगे? योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, दिन रात, सभी जो अधिकतर जो द्वंद्व समास होते हैं ना, द्वंद्व समास में किसका उपयोग करते हैं?
योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं द्वंद्व समास में। जैसे ये भी द्वंद्व समास ही है, दिन और रात, पाप पुण्य, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो जो योजक चिन्ह है वो कहाँ पे यूज होता है, दो शब्दों के बीच में यूज होता है, ठीक है। योजक चिन्ह हो गया। 8वां कौन सा है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक विराम चिन्ह, ये कौन सा होता है, ऐसे करके होता है ये, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार होता है। तो निर्देशक चिन्ह को कैसे कैसे यूज करते हैं कि जैसे हमें कोई उदाहरण देना है, ठीक है, कि हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्व, तो इसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा, निर्देशक चिन्ह आएगा। कौन कौन से हैं, अब लिखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह, वो राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, गांधी जयंती, ठीक है। तो निर्देश राष्ट्रीय पर्व और आगे जैसे राष्ट्रीय और भी कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत से उदाहरण हो जाएंगे। तो इनके बाद क्या आता है, जो चिन्ह आता है वो कौन सा आता है, निर्देशक चिन्ह आता है, ठीक है। अगला कौन सा है, कोष्टक चिन्ह। नमा कौन सा है, कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ठीक है। ये ऐसे भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। कोष्टक चिन्ह के बारे में समझते हैं। तो कोष्टक चिन्हों के जो उदाहरण है वो किस प्रकार हैं, जैसे कि अज्ञेय, अब इसमें कोष्टक चिन्ह में बंद करके क्या लिखेंगे, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ठीक है। जिस बात को हमें बोलना नहीं है, केवल क्या हम एक रूप से समझा रहे हैं, ठीक है, कि अज्ञेय हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं, ये बात हम समझा रहे हैं, इसे वाक्य में बोलना नहीं है, इसलिए हम किस में बंद कर देंगे, कोष्टक चिन्ह में बंद कर देंगे। अज्ञेय हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, अज्ञेय को, अब हम क्या बोलेंगे, अज्ञेय को, अब हिंदी के प्रसिद्ध लेखक केवल हमें इन्हें बताना है, दिखाना है कि हाँ ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसे बोलना नहीं है, ठीक है। अज्ञेय को, इसे केवल हम एक समझा रहे हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे कौन, अज्ञेय। तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसे चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। जैसे दूसरा वाक्य देख लेते हैं, आपकी सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी कि शक्ति, ठीक है। इसे हम केवल बोलना नहीं है, आपकी सामर्थ्य को मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है। आपकी सामर्थ्य यानी शक्ति को मैं समझता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, कोष्टक चिन्ह आएगा। तो ठीक है, तो कोष्टक चिन्ह इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अगला कौन सा चिन्ह है, जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है अगला, हंसपद या त्रुटिबोधक, हंसपद या इसे क्या दूसरा नाम क्या है, त्रुटिबोधक, त्रुटिबोधक विराम चिन्ह। इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, प्रतीक इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे हम कहीं वाक्य बोल रहे हैं धोखे से, या ये वाक्य को लिख रहे हैं धोखे से, हमसे कोई शब्द छूट गया, ठीक है। अब काटना तो है नहीं कि दोबारा काट के दोबारा लिख दें, तो हम क्या करते हैं, उस जगह पर जैसे हमने लिखा कि तुलसीदास भाषा के, ऐसे लिख दिया हमने, तुलसीदास भाषा के कवि थे, ठीक है। और हमसे रह गया कि अवधी भाषा के कवि थे, तो इसे यहाँ पे जगह नहीं रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काटना वाक्य है नहीं, ये चिन्ह लगाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, त्रुटिबोधक, यानी हमसे गलती हो गई
त्रुटि हो गई तो हम इसे किससे, सिंबल से दिखा करके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जब पूरी कहानी लिख जाएगी और हमसे बाद में पढ़ रहे हैं हम कि हमसे गलती हो गई, तो अब पूरी लाइन भरी हुई है तो अब इसे काट भी नहीं सकते और नीचे भी नहीं लिख सकते, तो हम क्या कहते हैं, त्रुटिबोधक का चिन्ह लगा करके थोड़ा ऊपर छोटे अक्षरों में लिख देंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। और भी वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से वाक्य बना सकते हैं इस प्रकार। तो तुलसीदास अवधी भाषा के कवि थे। पूरी कहानी हो गई, पता चला कि बाद में पता चला कि हमसे गलती हो गई, हमसे कोई शब्द रह गया, तो ठीक है, उस शब्द की जगह हम त्रुटिबोधक चिन्ह लगा करके ऊपर की ओर थोड़े छोटे अक्षरों में लिख देंगे। ठीक है, अगला कौन सा है, रेखांकन चिन्ह। 10वां कौन सा है, रेखांकन चिन्ह। ठीक है, रेखांकन चिन्ह का जो रेखांकन चिन्ह है, ठीक है, ये 11वां है। रेखांकन चिन्ह का जो प्रतीक है वो किस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, जो रेखांकन चिन्ह का जो प्रतीक है वो किस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, तो रेखांकन चिन्ह के लिए कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, ठीक है, जैसे कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कृति है। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, तो हमें इसमें महत्वपूर्ण बात के लिए क्या रेखांकन कर देना है, जिससे हमें ये याद रहे। ठीक है, तो याद रखने के लिए या फिर कुछ महत्वपूर्ण दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, रेखांकन चिन्ह का उपयोग करते हैं। वाक्यों में या कहानी में जहाँ कहीं भी करते हैं तो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसे हम रेखांकित कर देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये गोदान, हमें क्या याद करना है कि गोदान याद करना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार और भी वाक्य बन सकते हैं। तो रेखांकन चिन्ह ये हो गया। रेखांकन चिन्ह के बाद 12वां कौन सा है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, इसका जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, इससे होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे हमें बहुत बड़ा कोई, या बड़ा नहीं, कोई शब्द है, ठीक है, उसे हम शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट में लिख करके क्या बना देंगे, लाघव चिन्ह बना देंगे। जैसे हमने लिखा प्रोफेसर, देखा भी है हमने कि क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट प्रो के बाद लाघव चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, डॉक्टर के बाद क्या बना देते हैं, लाघव चिन्ह। इसे क्या हम क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और भी हैं जैसे ऐसे हम लिखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट होता है ना, बैचलर ऑफ आर्ट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी के बाद लाघव चिन्ह बना देंगे BA। तो ये सब क्या है, लाघव चिन्ह है। ठीक है, इन्हें यूज कब करते हैं, जब जैसे नाम भी लिखना है हमें प्रोफेसर, तो इतना बड़ा नहीं लिख करके क्या लिख देंगे, फिर लाघव चिन्ह बना देंगे। डॉक्टर के आगे लिख देंगे डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, तो केवल डॉक्टर के आगे क्या लिख देंगे, डॉक्टर बना करके और लाघव चिन्ह बना देंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। 13वां क्या है, अंतिम जो था वो क्या है, लोप सूचक। लोप सूचक चिन्ह का जो वो होता है, सिंबल प्रतीक होता है, वो किस प्रकार होता है, या तो इस प्रकार होगा या फिर ऐसे करके होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं। यानी छुपा देंगे हम कोई चीज़, छुपा कर क्या बना देंगे, चिन्ह बना देंगे। ठीक है, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो हम जैसे कोई नंबर है 45, जो अकाउंट नंबर है 458601 इसके बाद ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बना दिया कि इसमें वाक्य होगा जैसे अपने अकाउंट नंबर इतने की जांच कीजिए। वाक्य है अपने खाता नंबर इतने की जांच कीजिए। तो हमें पूरा नहीं लिख करके ये क्या कर देंगे, लोप सूचक चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, अभी हमें खुद पता है कि हमारा ये जो है
खाता नंबर है तो हम अपने को जांच करके के दोबारा लिख देंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लोप सूचक चिन्ह में बोलते हैं, यानी लोप को यानी लोपित कर देंगे, छुपा देंगे, वो यहाँ पे छुपा दिया और क्या बना दिया, चिन्ह बना दिया केवल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपने आज विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, समझा, विराम चिन्हों को हमने समझाया, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।